Billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah khatmun nabiyyin wa rahmatullahi alamin. Right now, what is the world order? What is going to happen in the world in the coming few months and say 1 or 2 years ahead? The world is entering into really very serious economic turmoil, recession or the crisis. Dollar has emerged as the strongest currency of the world, and all the world currencies, they are going down vis-a-vis the dollar. Even the pound sterling had dipped down to say 23% within 6 months. Likewise, Japanese yen also has dipped down more than 23%. And the Pakistani rupee within these 5 months have gone down 30%. अब सारी दुनिया में महंगाई और एक हैवक क्रिएट होगा that will result into political upheavals in the world. There will be political protests. There may be governments, they will be going down. They will be toppled by the masses. अब ये दुनिया की realities हैं. Why it happened? सारी दुनिया को engulf किसने कर लिया है? एक economic crisis ने. और इकोनॉमिक क्राइसिस रिजल्ट्स इनटू पॉलिटिकल क्राइसिस. दुनिया के पॉलिटिको इकोनॉमिक डायनामिक्स क्या है कि व्हाट हैपन इन द पास्ट, और पास्ट को सामने रखते हुए फिर आप देखते हैं कि अब फ्यूचर किधर को जाएंगे ट्रेंड्स. लेकिन पास्ट बहुत हद तक दे टेल अपॉन द हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर, बट सर्टेन न्यू रियलिटीज आल्सो इमर्ज एट द सेम टाइम. इफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेल्ड इन वियतनाम एंड इन अफगानिस्तान, उसके असरात मरतब होंगे. इट डजंट मीन द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन. लेकिन ये है कि उसने अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि दुनिया पर अपना पॉलिटिको इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को कायम रखना, उसके अंदाज बदलते हैं. जो ट्रेजेक्टरी है इंसान की तारीख में सिर्फ ये चीज हुई कि इससे पहले कि वो ताकत के बलबूते पर ही दूसरों का इस्तेसाल करता था, अब ताकत के बलबूते पर ही अभी तक इस्तेसाल हो रहा है. हिस्ट्री हैज नॉट चेंज. लेकिन चेंज क्या हुआ? सिर्फ ताकत के अंदाज. चंगेज खान को मैं ओरिजिनेट करता हूं बात को कि उस वक्त ताकत का अंदाज क्या था? घोड़ा, तलवार, तीर और नेजा, ये थे ताकत के अंदाज, और मकसद था इस्तेसाल. ऑब्जेक्टिव इज द सेम, बट द टूल टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव वाज द वेरी conventional or the crude type of tool. उसके बलबूते पर objective was the exploitation. किनकी? Of the comparatively weaker segments of the world, societies of the world, nations of the world. This was done by the Genghis Khan's philosophy. उसके बाद फिर क्या हुआ? गन पैदा हुई. गन ने रिप्लेस किया टूल को, but the objective remains same, that is exploitation of the weaker nations. देखें, किताबें बड़ी लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो मैं जिस्ट आपके सामने पेश करने लगा हूं, ये रूह है उन 1000 किताबों की. इसके बाद आता है इंपीरियलिस्ट ईरा, उसे कहते हैं. ये फिर गन के जरिए दुनिया पर फैलेगी. अब आ जाए कॉलोनियल ईरा, जो कि रिसेंट हिस्ट्री में जिंदा मिसालें हैं कि गन यानी टेक्नोलॉजी में यूरोप आगे आ गया. यूरोप ने गन निकाली और फिर उसने बड़े बड़े मशीन्स तैयार की जिनके जरिए वो ज्यादा मोबाइल हो गए और स्पीडीली किसी जगह पहुंचने की पोजीशन में हो गए, और ज्यादा तादाद में बड़े बड़े जहाज तैयार किए, स्टीम इंजन को इजाद किया. उन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया. दोनों अमेरिकाज, बोथ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड द लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसमें दो कौमें, एक ब्रिटिश और दूसरे स्पेनियार्ड्स, इन दोनों ने इन दोनों कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर लिया. किस ताकत से? गन के जरिए. ऑब्जेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन, सेम टूल, तीर की बजाय गन. गालिब कैसे हो गए कि रेड इंडियन जो नेटिव्स थे उनके पास तीर तक रहे, तलवार तक रहे, घोड़े तक रहे, उससे बियॉन्ड वो नहीं जा सके. वो रिसर्च टेक्नोलॉजी में उन्होंने कोशिश नहीं की, लिहाजा गन ओवर पावर कर गई. फिर मगलूबियत की इंतहा हुई कि वहां चूंकि कमर्शियल एग्रीकल्चर स्टार्ट की तो वहां लेबर इनके पास नहीं थी. ये ठंडे इलाके से गए थे, गर्म इलाके की जमीनों पर ये काम ही नहीं कर सकते थे. एक्सप्लॉयटेशन की इंतहा उस वक्त होती है जब ये कहते हैं कि दुनिया के गर्म इलाकों से इंसानों को उठाया जाए और गुलामों की शक्ल में यहाँ उनको खेतों पर काम पर लगाया जाए.
दोनों अमेरिकाज में, जितनी नॉर्थ अमेरिका में पर्टिकुलरली कॉटन की कल्टीवेशन और साउथ अमेरिका में शुगर केन, कॉफी, कोकोआ, बनानास, इसकी जो कमर्शियल ग्रोथ होती है, ये सारी फिर इन स्लेव्स की वजह से होती है। स्लेव्स के पीछे गन है जो उनको मूव करती थी, चलाती थी। ऑब्जेक्टिव इज द सेम, एक्सप्लॉयटेशन। ये कॉलोनियल ईरा, सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश आ गए, सारे अफ्रीका को तकसीम कर लिया, 1/3 फ्रांस ले गया, 1/3 यूके ले गया, कुछ बेल्जियम ले गया, कुछ इटली ले गया। अब ये सारे तकसीम हो गए। क्या इनके पास टेक्नोलॉजी, गन थी, अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी, इन्होंने कमर्शलाइज किया। ये क्या था? ऑब्जेक्टिव इज द सेम, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन, द टूल इज द सेम। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहां अवेयरनेस हुई, दिस गन और दिस आयरन शुड नॉट बी गिवन दैट मच पावर टू कंट्रोल अस, तो आजादी की मूवमेंट शुरू होती। उसके बाद ये आजाद हो गए। लेकिन वो गन, वो टेक्नोलॉजी, वो क्रिएटिव फैकल्टीज अभी इनके पास थी जो कि कॉलोनीज में नहीं थी, अभी पैदा हुई, वो सिर्फ आजाद हो गए। फिर इन्होंने कहा कि अब इनको एक्सप्लॉइट कैसे करें। अब टूल क्या इस्तेमाल हुआ? ऑब्जेक्टिव अगेन द सेम, टूल क्या हुआ? यहाँ जो रूलर हैं वो वहां लगाएं जो हमारी एक्सप्लॉयटेशन के रियल ऑब्जेक्टिव को सर्व करें। लिहाजा उन्होंने यहाँ अपनी पसंद के हुक्मरान, फिजिकल ऑक्यूपेशन खत्म हो गए, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन था वो कायम कर दिया एक नए अंदाज से। इसे हम कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। ये है इंसानी तारीख। अभी तक जो, जैसे मैं कहता हूं, आखिरी जंग अभी होगी दुनिया में, वो होगी कि दुनिया की एरिस्टोक्रेटिक, देखें दो क्लासें हैं एरिस्टोक्रेटिक क्लास। एक आपके मुल्क में होता है तबका अशराफिया जो हुक्मरानी में जाता है, एक बैनुल अक़वामी तबका अशराफिया होता है, इंटरनेशनल एरिस्टोक्रेटिक क्लास। ये जो दुनिया की बिग पावर्स हैं, मैं सारी जिम्मेदारी इनको नहीं कहता कि यूनाइटेड स्टेट्स इज रिस्पॉन्सिबल। मैं कहता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द रूल्ड वन, हमारे जैसे मुल्कों की। ये नहीं है कि इनको नहीं पता ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, बुरी हैं, या इनको कोई कहता है जबरदस्ती करप्शन करो, जबरदस्ती तालीमी निज़ाम की तरफ तवज्जो ना दो, अपने इदारों को मजबूत ना बनाओ, ये खुद खराब हैं, खुद जिम्मेदारी बनती है। उनको तो फिर इस तरह के चाहिए, बट यू शुड सर्व अस। जितनी मर्जी करप्शन करो, डेमोक्रेसी के खिलाफ जितने मर्जी फैसले करो, सारी थर्ड वर्ल्ड की यही हिस्ट्री है और यही वहां की कल्चर है। ये जो थर्ड वर्ल्ड अभी काफी अरसा तक ये थर्ड रहेगी, इसलिए कि जब तक इनके अवाम में शऊर नहीं पैदा होता, एहसास नहीं पैदा होता, और डायनेस्टिकल रूल्स खत्म नहीं होते, और मेरिट, फेयर प्ले और जस्टिस की बुनियाद पर चीजें ऊपर ना उठें, ना इदारों में ना हुकूमतों में, इनकी हालत नहीं बदलती। वो स्टेबल हो चुके हैं इस मामले में। वहां नामुमकिनात में है कि डायनेस्टिकल को रूल हुकूमत करे। आप मुझे दुनिया की दो तीन बड़ी ताकतें हैं, बता दें जर्मनी में कोई डायनेस्टिकल रूल हो। दुनिया को लीड कर रहा है, सारे यूरोप में सबसे बड़ी इस वक्त ताकत जो इकोनॉमिक पावर है वो जर्मनी है। वहां कोई डायनेस्टिकल रूल दिखाएं, फ्रांस में दिखाएं। के नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, नो, किसी में नहीं है। या अमेरिका है, कोई डायनेस्टिकल रूल्स नहीं। यहाँ क्या है कि थर्ड वर्ल्ड की एक सोच, अभी उस सोच से इन्होंने आजादी हासिल करनी है। इनकी सोच में ये चीज रासिक हो गई है कि इक़्तिदार तो इसी खानदान से फूटेगा। हर बंदा जो पॉलिटिक्स में जाता है इमीडिएटली अपना वारिस तैयार करता है। ये नहीं कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग हैं, आप जब हमारी एज को पहुंचेंगे पाकिस्तान ऐसा नहीं होगा। आप जिंदा रहेंगे, सलामत रहेंगे, आप देख लेना पाकिस्तान ऐसा नहीं होगा। ये डायनेस्टीज खत्म हो चुकी होंगी। उस वक्त आपको मेरी बातें याद आएंगी। ये तो मैं रिकॉर्ड भी इसलिए करवा रहा हूँ, बिल्कुल खत्म हो चुकी होंगी। इसलिए कि तारीख इंसानी बताती है। ये यूरोप जो है ये इसी तरह डायनेस्टीज से निकला हुआ है। जरा सीजर्स को देखें ना, रोमन एम्पायर के सीजर्स को। कोई और सीजर हो सकता था जिसको ये टाइटल मिलता? खानदानी नस्ब थे, कितनी बड़ी एम्पायर थी रोमन एम्पायर। ऐसे ऐसे करते 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 उसका स्टार्ट फिर वही टीटीओ वेस्टफेलिया से हो जाता है। अभी तक टीटीओ वेस्टफेलिया से कोई यकीन नहीं कर सकता था कि रोमन एम्पायर खत्म हो जाएगी, लेकिन रोमन एम्पायर क्रम्बल होना शुरू हुई थी और फिर इट क्रम्बल्ड टोटली।
कभी है नाम रोमन एम्पायर का। अब लोग इटली को विजिट करते हैं, रोम को विजिट करते हैं रेमिनेंट्स देखने के लिए। रेमिनेंट्स हैं, अब सिर्फ रेमिनेंट्स अल्लाह ने रखे हुए हैं बताने के लिए कभी ये डायनेस्टीज हुक्मरान होती थी। यही रेमिनेंट्स आप इजिप्ट में चले जाएं, पिरामिड्स मौजूद हैं फेरोज के। कभी ये वो थे जिनका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, जो कभी कहते थे कि दुनिया कहती है कि खुदा है, लेट मी सी वेयर द गॉड इज, पिरामिड को इतना ऊंचा ले जाओ मैं देखूं कि कहीं खुदा नजर आता है। तकब्बर और प्राइड और इंसान की ज़हनी सोचें इस सतह के पहुंच गई थी कि मेरे अलावा खुदा कौन हो सकता है। अल्लाह ने बताया ये रेमिनेंट्स हैं। इसी तरह मैं बताऊं तब का अशराफिया रेमिनेंट्स होंगे, इसी तरह उनके पिरामिड्स, और इसी तरह वो रोमन अंपायर के रेमिनेंट्स जो इस वक्त इटली में लोग विजिट करते हैं। आप मेरी एज में जाकर पाकिस्तान में देखेंगे, दे विल नॉट बी देयर। पाकिस्तान में हुक्मरानी किसकी होगी? मेरिट की, जस्टिस की, फेयर प्ले की, काबिलियत की। अभी यूटोपिया लगता है, इट विल नॉट बी यूटोपिया जस्ट आफ्टर 50 years।